नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से। माधुरी जिस उम्र में थी वो नए नए सपनों से लबरेज होती है। उसने भी भविष्य के लिए ढेरों ख्वाब बुन रखे थे। बीकॉम की छात्रा माधुरी सुंदर और हंसमुख स्वभाव की थी। पढ़ लिख कर वो एक मुकाम हासिल करना चाहती थी, लेकिन यह ऐसी उम्र है जब कोई करिश्माई व्यक्ति आकर्षित कर जाता है, फिर तो उसी के लिए दिल धड़कने लगता है। माधुरी के साथ भी ऐसा हुआ था। वो आदमी कौन था ये सिर्फ माधुरी ही जानती थी, जिसे वो जाहिर भी नहीं होने देना चाहती थी। वो परिवार में सबकी प्रिय थी। माता पिता को अपने बच्चों से ढेरों उम्मीदें होती है। माधुरी को भी माँ बाप की ओर से पढ़ने लिखने और घूमने फिरने की इसलिए आजादी मिली थी कि वो अपना भविष्य संवार सके। माधुरी दिल्ली से लगे गौतम बुद्ध नगर जिले के रबूपुरा थाना के गांव मोहम्मदपुर जादौन के रहने वाले मुनेश राजपूत की बेटी थी। वो एक समृद्ध किसान थे। वैसे तो ये परिवार हर तरह से खुश था, लेकिन नवंबर 2016 में एक दिन माधुरी अचानक लापता हो गई तो पूरा परिवार परेशान हो उठा। वो घर नहीं पहुंची तो उसे ढूंढा जाने लगा। काफी प्रयास के बाद भी जब माधुरी का कुछ पता नहीं चल सका तो परिवार के सभी लोग परेशान हो उठे। चूंकि मामला जवान बेटी का था, इसलिए मुनेश ने थाने जाकर बेटी की गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस जांच में पता चला कि माधुरी अपने पिता के मोबाइल से किसी को फोन किया करती थी। पुलिस और घर वालों ने उस नंबर के बारे में पता किया तो वो नंबर नजदीक के ही गांव के रहने वाले राहुल जाट का निकला। 27 नवंबर 2016 को राहुल को खोज निकाला गया। राहुल के साथ माधुरी भी थी। दोनों ने जो कुछ बताया उसे सुनकर घर वाले दंग रह गए। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। यही नहीं, उन्होंने आर्य समाज मंदिर में शादी भी कर ली थी। राहुल ने अपने 3 दोस्तों की सहायता से माधुरी को भगाया था। मामला 2 अलग अलग जातियों का था। माधुरी के घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। वे बेटी द्वारा उठाए गए इस कदम से काफी आहत थे। बात मान मर्यादा और इज्जत की थी, इसलिए दोनों पक्षों के बीच आस्तीनें तन गई। इस मुद्दे पर पंचायत बैठी, जिसने फैसला किया कि दोनों ही अब एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रखेंगे। घर वालों ने माधुरी को डांटा फटकारा और जमाने की ऊंच नीच समझाकर इज्जत का वास्ता दिया। इस पर उसने वादा किया कि अब वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे उनकी इज्जत पर आंच आए। किसके दिमाग में कब क्या चल रहा है ये कोई दूसरा नहीं जान सकता। माधुरी बिल्कुल सामान्य जिंदगी जी रही थी। इस घटना को घटे अभी 1 महीना भी नहीं बीता था कि 23 दिसंबर 2016 की दोपहर माधुरी अचानक फिर लापता हो गई। उसके इस तरह अचानक घर से लापता होने से घर वाले परेशान हो उठे। उन्होंने अपने स्तर से उसकी खोजबीन की, लेकिन जब वो शाम तक नहीं मिली तो उनका सीधा शक उसके प्रेमी राहुल पर गया। माधुरी के घर वालों ने थाने जाकर राहुल और उसके दोस्तों के खिलाफ नामजद तहरीर दे दी। राहुल का चूंकि माधुरी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और एक बार वो उसे लेकर भाग चुका था, इसलिए कोई भी होता तो उसी पर शक करता। गुस्सा इस बात का था कि समझाने के बावजूद उसने वादा खिलाफी की थी। इस बात से माधुरी के घर वाले ही नहीं, गांव वाले भी नाराज थे। शायद इसीलिए सभी माधुरी को जल्द से जल्द ढूंढ कर लाने को पुलिस से कहने लगे थे। पुलिस ने माधुरी के घर वालों से नंबर लेकर उसकी सीडीआर निकलवाई तो पता चला कि अभी भी माधुरी की राहुल से बातचीत होती रहती थी। गायब होने वाले दिन भी उसकी राहुल से बात हुई थी। पुलिस ने राहुल और उसके दोस्तों को थाने लाकर पूछताछ की, लेकिन इन लोगों ने माधुरी के गायब होने में अपना हाथ होने से साफ मना कर दिया। इस पूछताछ में पुलिस को भी लगा कि इन लोगों का माधुरी के गायब होने में हाथ नहीं है, तो उसने उन्हें छोड़ दिया। कई दिन बीत गए, माधुरी का कुछ पता नहीं चला। घर वाले राहुल और उसके साथियों के छोड़े जाने से काफी गुस्से में थे। मुनेश के पड़ोस में ही रहता था हेमंत कौशिक उर्फ टिंकू, जो शादीशुदा ही नहीं 2 बच्चों का बाप भी था। वो कंप्यूटर और मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। पड़ोसी होने के नाते वो माधुरी के घर वालों की हर तरह से सहायता कर रहा था। हेमंत ने मुनेश को सलाह दी कि इस मामले में थाना पुलिस राहुल के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है तो चलकर पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिला जाए।
उसकी बात घर वालों को ठीक लगी तो गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर मुनेश एसएसपी ऑफिस जा पहुंचे। अपनी बात मनवाने के लिए इन लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। इसका नतीजा ये निकला कि एसएसपी धर्मेंद्र सिंह ने इस मामले में एसपी सुजाता सिंह को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मामला तूल पकड़ता जा रहा था, इसलिए सुजाता सिंह ने थाना प्रभारी सावेज खान को मामले की गुत्थी सुलझाने को तो कहा ही, साथ ही खुद भी इस मामले पर नजर रख रही थी। पुलिस एक बार फिर राहुल को पकड़कर थाने ले आई। एसपी सुजाता सिंह ने खुद उससे पूछताछ की। राहुल का कहना था कि पंचायत के बाद वो माधुरी से कभी नहीं मिला, तो पुलिस ने उसके ही नहीं उसके दोस्तों के भी मोबाइल फोन की लोकेशन निकलवाई। इससे पता चला कि राहुल ही नहीं उसके दोस्त भी माधुरी के लापता होने वाले दिन घर पर ही थे। कई लोग इस बात की तस्दीक भी कर रहे थे। जांच में ये बात सच पाई गई, इसलिए पुलिस उलझ कर रह गई, जबकि माधुरी के घर वाले ये बात मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब तक राहुल के पक्ष में भी कुछ लोग उतर आए थे, इसलिए पुलिस को विरोध और आरोपों का सामना करना पड़ रहा था। कभी कभी परेशान होकर पुलिस फर्जी खुलासा करते हुए निर्दोषों को जेल भेज देती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। एसपी सुजाता सिंह ने तय कर रखा था कि वो जो भी कार्रवाई करेंगी सबूतों के आधार पर ही करेंगी। माधुरी के घर वाले चाहते थे कि राहुल और उसके साथियों को जेल भेजा जाए, लेकिन पुलिस के पास उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं था। बात माधुरी की बरामदगी की भी थी, इसके लिए राहुल के पास कोई सुराग नहीं था। माधुरी कहाँ चली गई थी, इस बात को कोई नहीं जानता था। उसका प्रेम प्रसंग राहुल से था और राहुल को ही उसकी खबर नहीं थी। पुलिस के लिए ये मामला काफी पेचीदा हो गया था। इस बीच पुलिस को पता चला कि माधुरी चोरी छिपे मोबाइल फोन इस्तेमाल करती थी। पुलिस को लगा कि इससे कोई सुराग मिल सकता है, लेकिन घर वालों को माधुरी का मोबाइल नंबर पता नहीं था। पुलिस ने गांव के टावर से जितने भी मोबाइल नंबर इस्तेमाल हो रहे थे सभी का डाटा निकलवाया। ये संख्या 3000 से अधिक थी, लेकिन पुलिस को उम्मीद थी कि इससे कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। पुलिस ने मोबाइल नंबरों को खंगाला तो उनमें 2 मोबाइल नंबर एक ही सीरीज के निकले। उन नंबरों को संदिग्ध मानकर पुलिस जांच में जुट गई। इसमें खास बात यह थी कि माधुरी के लापता होने के 2 दिन बाद दोनों नंबर बंद कर दिए गए थे। पुलिस ने उन नंबरों की आईडी निकलवाई तो वे जनपद पीलीभीत के एक ही पते पर लिए गए थे। सिम कार्ड लेते समय जो पहचान पत्र दिया गया था वो भी फर्जी था। पुलिस ने IMEI नंबर के जरिए मोबाइल का पता किया तो पता चला कि जिस मोबाइल में दोनों सिम में से एक सिम का उपयोग हो रहा था, उसी टावर के अंतर्गत उसमें दूसरा नंबर चल रहा था। पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता किया तो वो माधुरी के पड़ोसी हेमंत का निकला। इससे हेमंत शक के दायरे में आ गया। 7 जनवरी 2017 को थाना प्रभारी सावेज खान, SI श्रीपाल सिंह, नरेश कुमार, कांस्टेबल जैकी अहमद और जितेंद्र को साथ लेकर गांव पहुंचे और पूछताछ के लिए हेमंत को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में हेमंत शातिर खिलाड़ी निकला। उसके न केवल माधुरी से प्रेम संबंध थे, बल्कि उसी ने योजनाबद्ध तरीके से माधुरी की हत्या करके उसके शव को ठिकाने लगा दिया था। आपराधिक घटनाओं पर आधारित टीवी सीरियलों और फिल्मों से शातिर सोच पैदा करके उसने पूरी योजना बनाई थी। उसके प्रेम में अंधी हो चुकी माधुरी उसके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बन चुकी थी तो राहुल मोहरा। माधुरी के लिए हेमंती वो आकर्षक करिश्माई आदमी था जिसका राज माधुरी ने अपने सीने में दफन कर रखा था। हेमंत की निशानदेही पर पुलिस ने गांव के ही एक खेत से माधुरी के शव को बरामद कर लिया था। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही हेमंत के खिलाफ धारा 364, 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने हेमंत से विस्तार से पूछताछ की तो एक ऐसे शातिर दिमाग इंसान की कहानी निकलकर सामने आई जिसने एक लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर पहले उसकी भावनाओं और विश्वास को छला, उसके बाद उसे मौत की चौखट पर पहुंचा दिया। पड़ोसी होने के नाते माधुरी और हेमंत के घरवालों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। करीब 10 महीने पहले हेमंत ने माधुरी पर डोरे डालने शुरू किए। माधुरी उम्र के नाजुक मोड़ पर थी। उसने हेमंत का झुकाव अपनी ओर देखा तो वो भी उसकी ओर आकर्षित हो गई। बहुत जल्दी दोनों के प्रेम संबंध बन गए।
हेमंत माधुरी को केवल मौज मस्ती का साधन बनाना चाहता था, लेकिन माधुरी उससे दिल से प्यार कर बैठी थी। दिल के हाथों मजबूर होकर माधुरी राह भटक गई। उनके रिश्तों की कोई मंजिल नहीं थी। बात एक ही गांव, पड़ोस और अलग अलग जाति की थी। इससे भी बड़ी बात यह थी कि हेमंत शादीशुदा ही नहीं बल्कि 2 बच्चों का बाप भी था। माधुरी इन बातों को भूल गई और उसके साथ जीने की कस्में खा ली। हेमंत सातिर था। वह आपराधिक टीवी सीरियलों से भी खासा प्रभावित था। हेमंत किसी खतरे में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने फर्जी आईडी पर 2 मोबाइल नंबर लिए। एक नंबर उसने अपने पास रखा और दूसरा माधुरी को देते हुए कहा, माधुरी, इस नंबर से मेरे सिवा किसी और से बात मत करना। मैं भला किसी और से बात क्यों करूंगी? वैसे भी मेरे लिए अब तुम ही सब कुछ हो। माधुरी ने कहा ही नहीं, किया भी ऐसा ही। माधुरी फोन को छिपा कर रखती थी। उससे वो केवल हेमंत से ही बातें करती थी या एसएमएस करती थी। दोनों का संबंध इतना गुप्त था कि किसी को कानो कान खबर नहीं थी। दोनों चूंकि पड़ोसी थे, इसलिए उनके संबंधों पर किसी ने कभी शक भी नहीं किया। इस मामले में हेमंत काफी सतर्क रहता था। हेमंत गांव से बाहर कंप्यूटर और मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। वो सुबह घर से निकलता था तो शाम को ही वापस आता था। इस दौरान वो मोबाइल से माधुरी से जमकर बातें करता था और उसके प्यार के सपनों को पंख लगाता था। आखिर एक दिन माधुरी ने उससे कह ही दिया कि वो हमेशा के लिए उसकी होना चाहती है। हेमंत ने भी ऐसा करने का वादा कर दिया। उसने सोचा कि समय आने पर वो माधुरी से पीछा छुड़ा लेगा, लेकिन माधुरी की सोच ऐसी नहीं थी। वो उसे अपना सब कुछ मान चुकी थी। इसलिए प्यार की बातों के दौरान एक दिन उसने हेमंत से पूछ लिया, तुम कभी मुझे धोखा तो नहीं दोगे? मैंने तुम्हें धोखा देने के लिए प्यार नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हम शादी कब करेंगे? तुम जानती हो माधुरी कि ये सब इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। हेमंत ने उसे ये कहकर टाल तो दिया, लेकिन वो ये सोचकर चिंतित जरूर हो उठा कि माधुरी उसकी पत्नी बनने का पक्का इरादा बना चुकी है। इसके बाद आए दिन माधुरी हेमंत से शादी की बातें करने लगी। एक दिन बातों बातों में माधुरी ने उससे कहा कि राहुल उसे पसंद करता है। तो ये सुनकर वो खुश हो गया, क्योंकि इससे उसे माधुरी से छुटकारा पाने की राह सूझ गई थी। उसने कहा, माधुरी, तुम राहुल से भी बातें कर लिया करो। अब वही हमारी शादी कराएगा। मतलब? माधुरी ने पूछा। ये मैं तुम्हें समय आने पर बताऊंगा। मैं जैसा कह रहा हूं तुम वैसा ही करती रहो। उसके बाद हमें शादी से कोई नहीं रोक सकेगा। तुम अपने पिता के नंबर से उससे बातें किया करो। माधुरी ने ऐसा ही किया। वो पिता के नंबर से राहुल को फोन करने लगी। दरअसल राहुल सीधा साधा लड़का था। उसे पता नहीं था कि वो मोहरा बन रहा है। हेमंत के कहने पर माधुरी ने राहुल के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। दोनों ही जानते थे कि घरवाले उनकी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। इसका एक ही उपाय था कि भागकर शादी की जाए। माधुरी ने अधिक दबाव डाला तो राहुल इसके लिए तैयार हो गया। हेमंत ने माधुरी को समझाया, तुम्हें राहुल से शादी भी करनी है और पकड़ी भी जाना है। इससे सबको विश्वास हो जाएगा कि राहुल तुम्हारा प्रेमी है। फिर एक दिन हम दोनों घर से भागकर शादी कर लेंगे, जिसका सारा शक राहुल पर जाएगा। उसके जेल जाने पर मामला अपने आप शांत हो जाएगा। हेमंत दिमाग से माधुरी के साथ खेल रहा था, जबकि वो दिल की खुशी के चक्कर में अच्छा बुरा सोचे बिना डगमगा गई थी। वो उसे अपने इशारों पर नचा रहा था। माधुरी उसकी हर बात मानती थी और हद दर्जे का विश्वास करती थी। हेमंत के कहे अनुसार माधुरी राहुल के साथ भागी भी और शादी भी कर ली। दोनों पकड़े भी गए। उन्हें पकड़वाने में हेमंत ने ही अहम भूमिका निभाई थी। उसने माधुरी से पीछा छुड़ाने की योजना मन ही मन पहले ही तैयार कर ली थी। इतना सब तमाशा होने के बाद वो घर आई तो उसने हेमंत को शादी की बात याद दिलाई। बदनामी, परिवार की डांट फटकार माधुरी ने सिर्फ हेमंत से शादी करने के लिए सही थी। हेमंत उसे प्यार से समझा बुझाकर पीछा छुड़ाने के बजाय उसके सपनों को और भी ऊंचाई देकर बरगलाने का काम करता रहा। उसके कहने पर माधुरी राहुल से पिता के मोबाइल से बातें करती रही। 22 दिसंबर को हेमंत ने माधुरी से कहा था कि अगले दिन वो घर से निकलकर गांव के बाहर
तय जगह पर पहुंच जाए। उसे लगता था कि माधुरी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माधुरी उसके झूठे प्यार में अंधी हो चुकी थी। वो उस खेत पर पहुंच गई जहां उसने पहुंचने को कहा था। माधुरी ने यह बात हेमंत को फोन करके बता भी दी। वो खेत गांव के किसान डंकारी सिंह का था। हेमंत ने पहले ही तय कर लिया था कि उसे क्या करना है। माधुरी उसके गले की फांस बन चुकी थी। शाम करीब 4 बजे वो खेत पर पहुंचा और माधुरी को कंबल तथा बाजार से लाकर खाना दे आया। हेमंत ने उसे समझाने के बजाय बरगलाते हुए ये कहा, माधुरी, मैं माहौल देख लूं। पहले तो राहुल को जेल भिजवाना जरूरी है, उसके बाद हम निकल चलेंगे, लेकिन तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। माधुरी ने इस कड़ाके की ठंड में वह रात अकेले खेतों में बिताई। हेमंत उसके लिए खाना पहुंचाता रहा। किसी को उस पर शक ना हो, इसके लिए वो माधुरी के घर वालों के साथ खड़ा रहा और उन्हें राहुल के खिलाफ भड़काता रहा। 2 दिन बीत गए। अब माधुरी को खेत में रहना मुश्किल लगने लगा। आखिर उसके सब्र का बांध टूट गया। तीसरे दिन यानी 26 दिसंबर की शाम माधुरी हेमंत से चलने की जिद करने लगी तो प्यार जताने के बहाने उसने दुपट्टे से उसका गला कस दिया। हेमंत का ये रूप देखकर माधुरी के होश उड़ गए। बचाव के लिए विरोध करते हुए उसने हाथ पैर भी चलाए, लेकिन हेमंत ने गले में लिपटा दुपट्टा पूरी ताकत से कस दिया था, जिससे छटपटाकर उसने दम तोड़ दिया। हत्या करके हेमंत ने अपने और माधुरी के मोबाइल का सिम कार्ड तोड़ दिया और घर आ गया। रात को वो बहाने से निकला और गड्ढा खोदकर शव को भी दफना दिया। इसके बाद वो सामान्य जिंदगी जीने लगा। लोगों के शक से बचने के लिए वो अपने काम पर भी जाता और माधुरी के पिता के साथ बैठकर माधुरी को लेकर फिक्र भी करता। हेमंत को पूरा विश्वास था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। उसे लगता था कि दबाव में आकर पुलिस राहुल और उसके दोस्तों को जेल भेज देगी। उसके बाद माधुरी की खोजबीन ठंडे बस्ते में चली जाएगी। इसलिए उसने माधुरी के घर वालों को पुलिस अधिकारियों के यहाँ प्रदर्शन करने के लिए उकसाया था। ये बात अलग थी कि एसपी सुजाता सिंह की समझ से पुलिस ने किसी दबाव में काम नहीं किया और वो पकड़ में आ गया। ये भी सच है कि अगर पुलिस बारीकी से जांच ना करती तो हेमंत कभी पकड़ा नहीं जाता। उसकी फरेबी फितरत और हैवानियत ने पूरे गांव को हैरान कर दिया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। माधुरी हेमंत जैसे सातिर के झांसे में ना आई होती और बिना डगमगाए अपने भविष्य को संवारने में लगी होती तो ये नौबत कभी नहीं आती। हेमंत जैसे लोग अपनी घिनौनी सोच को पूरी करने के लिए भोली भाली लड़कियों को फंसाने का काम करते हैं। जरूरत है लड़कियों को ऐसे लोगों से सावधान रहने की। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।